Good morning. This is Transition Protocol. या ट्रांजिशन प्रोटोकॉल। Monday, the आज 27th of सोमवार July. 27 A lot जुलाई है happened. और पिछली बार जब हम आपसे Last मिले time थे we saw जो you, सिर्फ which कुछ was दिन पहले की बात है, only तब से a बहुत couple of कुछ days हुआ ago. है और शुक्र And है कि thankfully, चीज़ें it's सही moving in दिशा the में right आगे बढ़ direction. रही हैं। Uh, हम आपके लिए वह we खबर bring लाते you हैं the news जो आपको that you will कॉरपोरेट not see मीडिया in में corporate नहीं media. दिखेगी, You will not ज़्यादातर see स्वतंत्र those मीडिया में भी independent नहीं media. दिखेगी। We rely upon हम our अपने own स्रोतों sources और and अपनी our जांच पर own भरोसा करते हैं investigation. और हम अपने And we सहयोगियों की also rely विशाल upon विशेषज्ञता the पर भी enormous भरोसा करते हैं। expertise of उनमें my से एक आज colleagues, मेरे साथ हैं one of whom ताकि is आपको ये here खबर with बता me to सकें। break the news उनका for नाम you. His name लैरी is Larry जॉनसन है। Johnson. आप You उन्हें know him, जानते you हैं, love him. आप उन्हें पसंद If you करते like हैं। what we अगर आपको do, हमारा काम please पसंद है hit the तो कृपया subscribe button. सब्सक्राइब बटन Please दबाइए। become a कृपया paid हमारे सबस्टैक subscriber पर by जाकर going पेड to our सब्सक्राइबर बनिए। Substack. नाम वही है। And महीने same के thing, $5 में $5 हर a हफ्ते month ये to सारी members. खबरें All सीधे this आपके goes मेल to बॉक्स में you पहुंचती हैं। inside your mailbox तो कृपया every लैरी single शुरू week. कीजिए। So please, Larry, go ahead. Hey, thanks, Z. Anybody watching धन्यवाद। listening, if it is आप जानते हैं जो भी लोग बिल मरे और एंडी मैकडॉवेल वाली फिल्म ग्राउंड हॉग डे से परिचित हैं, उसमें एक मौसम विज्ञानी था जो हर सुबह उठता था। who kept waking up तारीख every होती थी morning 2 except for फरवरी। Sunday. It was always हर Groundhog बार Day. वही ग्राउंड हॉग डे Except होता था, except वही each day चीज was something बार बार, different. बस हर दिन थोड़ा अलग होता It was था। basically the same, but there was मूल always रूप a से difference. सब कुछ वही रहता And था, what लेकिन that हमेशा was कोई with नया मोड़ आ respect जाता to था। the war between the और United अभी States अमेरिका और and ईरान के बीच as युद्ध के मामले में हम कुछ ऐसा ही अनुभव कर रहे हैं। but the fighting for युद्ध now is जारी stopped. है, लेकिन फिलहाल लड़ाई रुक गई है। It और is ये clear साफ है कि that बातचीत यानी पर्दे के पीछे की बातचीत इस्लामाबाद को मध्यस्थ बनाकर कतर के साथ और चीन के समर्थन से निश्चित रूप से चल रही है। is certainly underway. We got a hint of that yesterday or in the last. हमें इसका एक संकेत कल मिला या पिछले 36 घंटों में जब बीबी नेतन्याहू ने अपनी कैबिनेट को बताया कि डोनाल्ड ट्रंप ने मांग की है, अनुरोध नहीं, मांग की है कि इजरायल लेबनान, गाजा और वेस्ट बैंक से अपने सैनिक वापस बुलाए। अब आप कहेंगे, ठीक है, इसका किसी बात से क्या लेना देना है? इसका मतलब है कि 17 जून को अमेरिका और ईरान के बीच जिस समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुए थे, उसका सबसे पहला हिस्सा, पहला पैराग्राफ, फिर से लागू होने की स्थिति में आ गया है। और इस मामले में ईरान इस्लामाबाद से कह रहा है कि जब तक इस एमओयू का पालन नहीं होता, जब तक इसे पूरा नहीं किया जाता, तब तक अमेरिका के साथ बातचीत करने के लिए हमारे पास कुछ भी नहीं है। और इसका मतलब ये नहीं है कि आगे चलकर कोई वादा कर दिया जाए कि हाँ, आखिरकार इजरायल शायद उन इलाकों से हट जाएगा। Israel may be withdrawing from those territories. No, they have to withdraw now. नहीं, उन्हें अब पीछे हटना होगा। और जब तक इजरायल इसका पालन नहीं करता, ईरान एमओयू के संबंध में कोई अतिरिक्त प्रगति, रियायत या समझौता नहीं करेगा। उनका रुख काफी स्पष्ट है कि इजरायल को अपनी सीमाओं के भीतर वापस जाना होगा। ये पहली बात है, ये पहले पैराग्राफ में है। और ईरान की संपत्तियों को अभी फ्रीज मुक्त किया जाना चाहिए, भविष्य में किसी समय नहीं। और इन वार्ताओं में यही अहम अंतर है। अब क्या यहाँ ईरान के पास दबाव बनाने की क्षमता है? मेरा तर्क है कि हाँ है। और ये क्षमता 2 तत्वों पर आधारित है, असल में 3 तत्वों पर। पहली बात, ईरान ने अमेरिका की आने वाले खतरों का पता लगाने और उन्हें देखने की क्षमता को भारी सैन्य नुकसान पहुंचाया है। Incoming threats. Iran during the first 42 days of the war destroyed. ईरान ने युद्ध के पहले 42 दिनों के दौरान कतर, कुवैत और बहरीन में स्थित कम से कम 19 रडार और या सैटेलाइट संचार प्रणालियों को नष्ट कर दिया। मुख्य रूप से इन्हीं इलाकों को निशाना बनाया गया। सऊदी अरब और यूएई में भी कुछ लक्ष्य बनाए गए, लेकिन ज्यादातर नुकसान और सबसे महंगी प्रणालियां कतर, बहरीन और कुवैत में थीं। तो इन्हें नष्ट करके और संयुक्त राज्य अमेरिका को प्रभावी तौर पर उन ठिकानों को कमजोर करने, उन्हें छोड़ने पर मजबूर करके जिनमें उसने निवेश किया था, अब इसमें से कुछ वास्तव में युद्ध से पहले ही हो चुका था। मैं ये भी नोट करूंगा कि सेंट्रल कमांड यानी सेंटकॉम से जुड़ा अमेरिकी वायुसेना का मुख्यालय, उसका प्रभावी मुख्यालय 20 साल से अधिक समय तक अल उदैद एयरफोर्स बेस में स्थित था। Air Force Base for more than 20 years. I was there back in 2006.
मैं 2006 में वहां था। उन्होंने एक संयुक्त वायु अभियान केंद्र बनाया था जो पूरे पश्चिम एशिया में सभी उड़ान गतिविधियों और सभी मिसाइल गतिविधियों पर नजर रखता था। उन्होंने उसे बंद कर दिया। अमेरिकी सेना ने 28 फरवरी से ठीक पहले उसे बंद किया और सभी बलों को शॉ एयरफोर्स बेस ले गई, जो नाम मात्र का मुख्यालय था, क्योंकि उन्हें डर था और सही भी था कि ईरान अल उदैद को कितना नुकसान पहुंचाएगा। लेकिन सिर्फ उसी अल उदैद एयरफोर्स बेस पर अमेरिका को रडार और उन्नत सैटेलाइट संचार प्रणालियों में करीब $2 अरब से ज्यादा का नुकसान हुआ। तो दबाव का यह पहला बिंदु है। अमेरिका को उन ठिकानों को छोड़ने पर मजबूर होना पड़ा है जहां उसे लगता था कि वह बना रह सकता है। दूसरी बात, संयुक्त राज्य अमेरिका के पास सटीक हमले वाली मिसाइलें खत्म होती जा रही हैं। मैंने शुरुआत में इस पर रिपोर्ट की थी। सटीक हमले वाली मिसाइलों पर नहीं, बल्कि पैट्रियट 3 यानी PSE-3 मिसाइलों पर। मैंने इस साल 3 मार्च को sonar21.com पर प्रकाशित एक लेख में इसकी रिपोर्ट की थी, यानी यह 4 महीने से भी ज्यादा पहले की बात है। और संयुक्त राज्य अमेरिका को उन हथियारों की गंभीर कमी का सामना करना पड़ रहा है जिनका वह ईरान में लक्ष्यों के खिलाफ इस्तेमाल कर रहा है, खास तौर पर फारस की खाड़ी के इलाके में। उसका दावा है कि वह उद्धरण में उन जहाज़ों के खिलाफ कार्रवाई करने की ईरान की क्षमता को कम करने की कोशिश कर रहा है जो नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं, यानी फारस की खाड़ी की जलभूमध्य व्यवस्था को नियंत्रित करने वाले ईरानी प्रोटोकॉल का। और इस उद्देश्य से ईरान उन्हें लागू करता रह रहा है। संयुक्त राज्य अमेरिका ने उन्हें कमजोर करने की कोशिश की। और पिछले हफ्ते ट्रंप को जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ के चेयरमैन और सेंट्रल कमांड के कमांडर एडमिरल ब्रैड कूपर दोनों ने बताया कि आगे कोई भी हमला उपकरणों और सैन्य सामग्री की बेवजह बर्बादी होगा। इससे अमेरिकी भंडार बहुत निचले स्तर पर पहुंच सकते हैं और दूसरे क्षेत्रों में अभियान चलाने की क्षमता खतरे में पड़ सकती है। तो यह दबाव का दूसरा बिंदु बनता है। तीसरा दबाव बिंदु है फारस की खाड़ी से खट्टे कच्चे तेल की कमी। अब ऐसी है कि अमेरिका के पास मीठे कच्चे तेल की पर्याप्त आपूर्ति है, लेकिन समस्या है उसके पास मीठे कच्चे तेल को संसाधित करने वाली रिफाइनरियों की पर्याप्त संख्या नहीं है। अमेरिका में 70% रिफाइनरियां खास तौर पर खट्टे कच्चे तेल को संसाधित करने के लिए बनी है, वे मीठे कच्चे तेल के लिए नहीं बनी है। मैंने जाना है कि ये दोनों बस एक दूसरे की जगह इस्तेमाल नहीं किए जा सकते। यह केवल कोई एक फिल्टर या ऐसी ही कोई चीज बदलने का मामला नहीं है। मामला इससे कहीं ज्यादा जटिल। तो क्योंकि संयुक्त राज्य अमेरिका खट्टे कच्चे तेल के आयात पर निर्भर है, इसलिए फारस की खाड़ी से आने वाले उस खट्टे कच्चे तेल का कोई आसान तुरंत उपलब्ध विकल्प नहीं है। ये दुनिया की कुल आपूर्ति का करीब 25% है। अब ये वैश्विक आपूर्ति से बाहर हो गया है और इसके नतीजे में दुनिया डीजल और जेट ईंधन की कमी झेल रही है। ये कमियां आगे और बढ़ेंगी। संयुक्त राज्य अमेरिका अब तक अपने सामरिक पेट्रोलियम भंडार से तेल निकालकर इस असर को कुछ हद तक कम कर पाया है, लेकिन जैसे जैसे वह उस SPR से तेल निकालता जा रहा है, वह वास्तव में अपने लिए लंबी अवधि की और भी समस्याएं पैदा कर रहा है। इनमें उन भंडारण गुफाओं के संभावित विनाश का खतरा भी शामिल है। Basawgida imlorij yilagatha ki dabarvata bershitra लेकिन वास्तव में चारिंग और जैसा बोगबसफ तो कर्ज है। ईरान अपनी मांगे रख रहे और फिर सब तक यदि मांगे पूरी नहीं हुई तो उसके पास अपनी सुरक्षा के लिए खुद की परमाणु हथियार क्षमता विकसित करने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचेगा। डोनाल्ड ट्रंप का जोर है कि वह बात है, यही लाल रेखा है। अमेरिका ईरान को उस सीमा से आगे नहीं जाने दे सकता, लेकिन रिपोर्टों के मुताबिक ईरान पूरी तरह ऐसा करने की धमकी दे रहा है। इन वार्ताओं के मामले में ईरान का अड़ियल रुख मेरे ख्याल से चौंकाने वाला नहीं होना चाहिए। यह उन लोगों की राजनीतिक इच्छा शक्ति को दर्शाता है
जिन्होंने दिवंगत अयातुल्ला अली खामेनी के दफन को याद करने और श्रद्धांजलि देने वाले समारोहों के दौरान बदला लेने के नारे लगाए थे। the late Ayatollah, the people shouted for revenge, not negotiation, not conciliation, not concession, but बातचीत नहीं, सुलह नहीं, रियायत नहीं, बल्कि बदला, और बदला पश्चिम से। अब तक ट्रंप देश के भीतर राजनीतिक खेल खेलते रहे हैं, ये मानते हुए भी कि हमारी ईरान से बातचीत हो रही है। वह अब भी ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि ईरान कमज़ोर स्थिति में है, कि बातचीत ईरान ही चाहता है, ईरान ही कोई रास्ता निकालना चाहता है, और वह इस दिखावे को जितना संभव हो उतने समय रखने की कोशिश करेंगे। लेकिन ये एक नाटक है, एक भ्रम है, और इस वक्त ईरान के पास ऐसे पत्ते हैं जिन्हें वह खेलने के लिए पूरी तरह तैयार है, और उनमें से एक पत्ता सबसे बड़ा खतरा है। अगर उसके सामने कोई दूसरा विकल्प नहीं छोड़ा जाता, अगर अमेरिका ईरान पर हमला करने की जिद जारी रखता है, तो ईरान परमाणु हथियार हासिल करने की दिशा में आगे बढ़ने के लिए मजबूर हो जाएगा। Iran will be compelled to pursue a nuclear weapon. You want Larry, to add, it's hinterkleed to grower. Larry? Nope. मेरा ख्याल है इनसी ख्वाबशियत सिंगत ही जैसी का सल्लियत। Brett. Well, let me add a little bit more context that I shared with खैर मैं थोड़ा और संदर्भ जोड़ दूं जो मैंने आपसे पहले साझा किया था, ताकि हमारे दर्शक, दुनिया भर के दर्शक, आपके समर्थन के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, समझ सकें कि ईरान का पक्ष क्या है। ये रिपोर्टिंग सिर्फ हमारे पास है, हमें ये जानकारी मिलने और आप तक पहुंचाने का सौभाग्य मिला है। मैंने वास्तव में उस सज्जन से बात की जिन्होंने मुझे ये जानकारी दी थी और पूछा क्या हम इसे साझा कर सकते हैं। उन्होंने कहा हाँ, साझा कर दीजिए। मुश्तबा दिवातुल्लाह मुश्तबा खामेनी के बेटे हैं और उन्हें इस बात की बहुत बहुत चिंता है कि वह ऐसा कुछ ना करें जिसे उनके पिता की इच्छा के विरुद्ध जाने के तौर पर देखा जाए। इसलिए करीब 10 दिन पहले उन्होंने इस्लाम के शिया मत के सर्वोच्च धार्मिक नेता की राय ली। उनका नाम सिस्तानी है और वह इराक में है। And his name is Sistani, and he's in Iraq. And Mushtaba asked और मुश्तबा ने अयातुल्लाह सिस्तानी से पूछा कि क्या उनके लिए परमाणु हथियार का विकास आगे बढ़ाना ठीक होगा। जरूरी नहीं कि उसे तैनात किया जाए, लेकिन सिर्फ इसलिए कि उनके पिता ने इसके खिलाफ ऐसा रुख अपनाया था। और जो हमने सुना है उसके मुताबिक सिस्तानी ने कहा हाँ, धार्मिक रीति रिवाजों के अनुसार वह फतवा अब वैध नहीं रहा, क्योंकि आपके पिता अब इस दुनिया में नहीं है और आप उनसे अलग हकीकत का सामना कर रहे हैं। इसलिए अपने लोगों की सुरक्षा के लिए अगर ये अस्तित्व का खतरा है तो आप आगे बढ़ सकते हैं और ऐसा कर सकते हैं। अब जो कुछ हमने सुना है और जिसकी हमने बार बार पुष्टि की है, उसके अनुसार मुश्तबा खामेनी ने ये निर्देश दिए हैं कि अगर बात बहुत आगे बढ़ जाती है तो हम अपनी धरती पर परमाणु हथियार तैनात करेंगे, ताकि ये दिखाया जा सके कि हमारे पास ये क्षमता है। लेकिन उन्होंने अभी तक ऐसा करने की मंजूरी नहीं दी है। but he has not given the go ahead to do that yet.